हेलो डॉक्टर्स। तो हमने न्यूप्लेसिया का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एसिलरेटिंग फैक्टर्स ऑफ हॉलमार्क ऑफ कैंसर। तो पहले तो ये टॉपिक समझिए कि ये टॉपिक का क्या मतलब है। जब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हॉलमार्क ऑफ कैंसर बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि टिश्यू लेवल पर हम एनाप्लेसिया को हॉलमार्क ऑफ कैंसर कंसीडर करते हैं, जबकि सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल पर सेल के अंदर 8 फंडामेंटल चेंज होते हैं। सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल पर सेल के अंदर 8 फंडामेंटल चेंजेस होते हैं। इन 8 फंडामेंटल चेंजेस को ही हॉलमार्क ऑफ कैंसर कहा जाता है एट सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल। अब ये जो 8 फंडामेंटल चेंजेस है सेल के अंदर, जिनको हम हॉलमार्क ऑफ कैंसर बोल रहे हैं, इन फंडामेंटल चेंजेस को दो फैक्टर ऐसे हैं जो एसिलरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एसिलरेट कर देते हैं, यानी कि इनकी जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। जब इनकी स्पीड बढ़ती है तो जो ट्यूमर का फॉर्मेशन जो हो रहा होता है उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है। यानी बेसिकली ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो ट्यूमर की स्पीड को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, यानी कैंसर होने की जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देते हैं। इसमें से पहला फैक्टर है जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, यानी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अनस्टेबल हो रहा है, उसके अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं। या फिर आप ये कहिए कि जब आपका डीएनए डैमेज होता है तो उसका रिपेयर होता है, लेकिन अगर वो रिपेयरिंग सही से नहीं हो पा रही है तो उस रिपेयरिंग के सही के ना हो पाने की वजह से आपका जो डीएनए है उसमें क्या हो रहा है? डिफेक्ट हो रहा है, आपके जीनोम में क्या आ रही है? इंस्टेबिलिटी आ रही है। दूसरा क्या होता है? कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशंस होते हैं जो क्या करते हैं? कैंसर को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे 8 फंडामेंटल चेंजेस थे, हॉलमार्क ऑफ कैंसर थे, उनको एक्सेलरेट करते हैं। इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोमिक इंस्टेबिलिटी के बारे में कि जीनोमिक इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो जब किसी कैंसर सेल के अंदर टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, किसके लिए? एक्वायर्ड म्यूटेशन के लिए, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के लिए एंड अदर जेनेटिक अल्टरेशन। सिंपल भाषा में तो कहूं तो ये होगा कि कोई कैंसर सेल है वो प्रोन हो चुकी है फॉर द म्यूटेशंस, उसके अंदर बहुत जल्दी रैपिडली एंड इन इंक्रीजिंग टेंडेंसी आपको क्या देखने को मिल रहा है? म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं। अब वो म्यूटेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, जेनेटिक अल्टरेशन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन, डिलीशन, ठीक है, किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो सकता है। अल्टीमेटली आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डैमेज हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब जो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी अकर हो रही है, इसका रीजन क्या है? इसका कॉज क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि आपका डीएनए जो था जिसमें डैमेज हुआ है वो सही से रिपेयर नहीं हो पा रहा है। एक तो ये रीजन है। दूसरा, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर को रेगुलेट करते हैं, यानी कैंसर को होने से रोकते हैं। उन जीन्स का सही से रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत सारे जीन्स पढ़ाए थे, जैसे कि ट्यूमर सप्रेसर जीन पढ़ाया था, जीन्स रिलेटेड टू द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल वो पढ़ाया था, जीन रिलेटेड टू द एपोप्टोसिस वो पढ़ाया था। इनमें से किसी भी जीन के अंदर अगर मान लीजिए क्या होगा, इनका प्रॉपर्ली रेगुलेशन नहीं होगा, डिसरेगुलेशन होगा इन जीन्स का, तो भी कैंसर होने की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए डीएनए रिपेयर डिफेक्ट को समझते हैं। तो आपका अगर डीएनए किसी भी तरीके से डैमेज होता है तो उसको रिपेयर कर लिया जाता है, लेकिन अगर वो रिपेयर ना करा जाए, उसकी रिपेयरिंग में डिफेक्ट आ जाए, तो इससे क्या होंगे? कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब डीएनए अपने आप को रिपेयर कैसे करता है? तो डीएनए अपने आप को रिपेयर करता है 3 मेथड से। एक मेथड का नाम है एनईआर मेथड, एक मेथड का नाम है एमएमआर मेथड और तीसरे मेथड का नाम है एचआर मेथड। ये मेथड क्या होते हैं और इनमें डिफेक्ट होता है तो क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले एनईआर मेथड समझते हैं और उसके बाद पहले मेथड समझेंगे। पहले क्या समझेंगे? मेथड समझेंगे। उस मेथड को समझने के बाद फिर हम किस पे जाएंगे? डिफेक्ट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? डिफेक्ट पे जाएंगे। तो पहले हम समझ रहे हैं कि एनईआर मेथड क्या होता है। तो एनईआर का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर मेथड। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब सन से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आपकी सेल पे गिरती हैं और सेल में भी न्यूक्लियस पे गिरती हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जो आपके पैरामिडीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो पैरामिडीन होते हैं, उनके डायमर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, पैरामिडीन नाइट्रोजनस बेस जो होता है उसके डायमर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो बेसिकली पैरामिडीन डायमर्स का फॉर्मेशन होने लगता है जब अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आपके न्यूक्लियस में पड़ती हैं, आपके डीएनए में पड़ती हैं। अच्छा, इन डायमर्स को ब्रेक करने का काम कौन करता है? दिस एनईआर। एनईआर विल एक्साइज दिस डायमर्स टू रिपेयर डीएनए। अच्छा, अगर ये एनईआर वर्क ना करेगा तो क्या होगा? अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये जो डायमर्स है इनका फॉर्मेशन होता रहेगा, इनका एक्साइजन नहीं होगा, और एक्साइजन नहीं होगा तो डिसीज होगी जिसको बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जब आपकी स्किन पे गिरती हैं तो ये बहुत सारे कैंसर कॉज करती हैं, लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड मैलिग्नेंट कार्सिनोमा इन द स्किन। तो ये हमने समझा एनईआर मेथड क्या होता है और जब उसमें डिफेक्ट हो जाए तो कौन कौन सी कैंसर डेवलप होते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एमएमआर मेथड के बारे में और एचआर मेथड के बारे में। तो चलिए बात करते हैं एमएमआर डिफेक्ट के बारे में। तो एमएमआर डिफेक्ट पढ़ने से पहले हम एमएमआर मेथड समझेंगे, उसके बाद हम डिफेक्ट पे जाएंगे। तो यहाँ एमएमआर का मतलब क्या होता है? तो एमएमआर का मतलब होता है मिसमैच रिपेयर। क्या मतलब होता है? मिसमैच रिपेयर। अच्छा, इसमें क्या होता है? तो आपको पता है कि जो ए होता है, एडेनाइन जो होता है, वो हमेशा थायमाइन से जुड़ता है, और जो साइटोसिन होता है वो हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। ठीक है, तो अब यहां देख रहे हो कि यहाँ पे ए की जगह क्या होना चाहिए था? टी होना चाहिए था, बट यहाँ पे टी नहीं है। तो ये क्या है? एरर है। एरर है यानी कैसा एरर है? मिसमैच है, यहाँ मिसमैच प्रेजेंट है। तो इस मिसमैच को करेक्ट कौन करेगा? तो इस मिसमैच को करेक्ट करते हैं एमएमआर जीन्स। इसलिए एमएमआर जीन्स को बोला जाता है स्पेल चेकर एंड प्रूफ रीडर, क्योंकि ये करेक्शन करते हैं। अच्छा, ये कौन से जीन्स होते हैं? तो इनके नाम है MLH1, MSH2 एंड 6 एंड PSM1 एंड 2। तो ये जीन्स जो होते हैं ये स्पेल चेकर की तरह काम करते हैं, जहां भी मिसमैच होता है उसको करेक्ट कर देते हैं। ये तो हमने मेथड के बारे में बात करी। अगर हम डिफेक्ट के बारे में बात करें, अगर ये एमएमआर डिफेक्ट हो जाए यानी ये जीन्स वर्क ना करें तो क्या होगा? तो इट विल कॉज हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोनल कैंसर। ठीक है, इसको हम और भी क्या बोलते हैं? लिंच सिंड्रोम बोलते हैं। अब सिंड्रोम बोल रहे हैं तो उसके साथ अदर भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होंगी, और वो अदर प्रॉब्लम क्या होंगी? कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। तो हमने एमएमआर मेथड भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट एचआर मेथड एंड एचआर डिफेक्ट। तो पहले एचआर मेथड समझेंगे, उसके बाद हम एचआर डिफेक्ट पे जाएंगे। तो एचआर का क्या मतलब है? तो एचआर का मतलब होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सो दिस इज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है? जब सन से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आपकी स्किन पे पड़ती है, वहां सेल्स पे पड़ती है, सेल के बाद जब न्यूक्लियस पे पड़ती है, तो न्यूक्लियस में जो आपका डीएनए होता है, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उनको ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है? डिस्ट्रॉय कर देती हैं, यानी फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती हैं। किसमें तोड़ देती हैं? फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती हैं। ये फ्रेगमेंट जो होते हैं वो करेक्ट कर दिए जाते हैं और ज्वाइन कर दिए जाते हैं किसके द्वारा? दिस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जीन। इस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जीन के द्वारा ये जो फ्रेगमेंट्स हो गए थे इनको रिजॉइन कर दिया जाता है। अगर आप सोचो, अगर ये जीन जो है ये वर्क ना करे तो जो आपका डीएनए है वो स्प्लिट होता रहेगा और आपके अंदर सीवियर काइंड ऑफ म्यूटेशंस होते रहेंगे, सीवियर टाइप ऑफ कैंसर होते रहेंगे। जब ये एचआर जीन वर्क नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? जब ये एचआर जीन वर्क नहीं करेगा, इट विल कॉज ब्लूम सिंड्रोम, इट विल कॉज फैनकोनी एनीमिया, जिसको बोन मैरो फेलियर बोलते हैं। ठीक है, इट विल कॉज एटेक्सिया, टेलेंजेक्टेशिया। ठीक है, तो दिस वाज द डीएनए रिपेयर मेथड एंड डीएनए रिपेयर डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कैंसर इनेबलिंग इन्फ्लेमेशंस, यानी वो इन्फ्लेमेशंस जो प्रमोट करते हैं किसको? ट्यूमर को, ट्यूमर की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो जहां कहीं भी ट्यूमर या कैंसर जनरेट हो रहा है, कैंसर क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को। अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रही है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन होगा। किसका इन्फिल्ट्रेशन होगा? इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन सी आएंगी? तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस आएंगी, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स वगैरह आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस वगैरह आती हैं। अब वो आके क्या करेंगी? तो बेसिकली वो आके क्या करती हैं? कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती हैं। ऐसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं जो ट्यूमर सेल्स का जो सेल डिवीजन है, प्रोलिफरेशन है, उसको बढ़ा देता है। उसका एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर EGF। ठीक है, तो EGF को रिलीज करा देंगे। दूसरा क्या करेंगी? जो ग्रोथ सप्रेसर होते हैं, उनको रोक देंगे, उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, कौन? ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो आए हैं, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए हैं वो क्या करेंगे? जो ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है तो उसको रोकने के लिए कुछ ग्रोथ सप्रेसर होंगे, उन ग्रोथ सप्रेसर को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? जो ग्रोथ सप्रेसर जो होते हैं वो वर्क करते हैं सेल टू सेल एंड सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इंटरेक्शन के ऊपर। इस इंटरेक्शन को ब्रेक डाउन किया जाएगा। इस इंटरेक्शन को किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो इस इंटरेक्शन को ब्रेक डाउन किया जाता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स के द्वारा। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होती हैं वो प्रोटीएज एंजाइम रिलीज करती हैं। ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है? उन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो इस इंटरेक्शन को मेडिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल टू सेल और सेल टू ECM इंटरेक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है और जो ग्रोथ सप्रेसर जो होते हैं उनको इनहिबिट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जो आपका इन्फ्लेमेशन है वो क्या करेगा? एपोप्टोसिस या सेल डेथ होने से रोकेगा। यानी ट्यूमर सेल्स जो है हमारे लिए हार्मफुल है तो हमारी बॉडी उनको किल करना चाहेगी, उनकी एपोप्टोसिस करना चाहेगी, बट इन्फ्लेमेटरी सेल्स उसको बचा लेंगी। साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या करेंगी? एंजियोजेनेसिस यानी ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई है उसको इंड्यूस कराएंगी ट्यूमर सेल्स के अंदर, और ट्यूमर सेल्स का इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस हो करेंगी। यानी ट्यूमर सेल्स को अपने आसपास के नेबर के एरिया में फैलने में हेल्प करेंगी, जिसको हम इन्वेजन कहेंगे। साथ ही साथ डिस्टेंस साइट पे जाके सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करेंगी, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो उस ट्यूमर सेल्स को हमारे इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी, जिसकी वजह से ट्यूमर अच्छे से ग्रो करेगा और स्पीड से ग्रो करेगा।